गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हिंदी रचनात्मक व्याकरण की बुक में से चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे। वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने प्रकार है ना, वो सब आज हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। वाक्य यानी सेंटेंस, जैसे हम इंग्लिश में सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं ना, उसी तरह हिंदी में भी वाक्य कैसे बनाते हैं उसका एक रूप होता है। तो उस रूप के हिसाब से हमें वाक्य बनाने पड़ते हैं, नहीं तो वह वाक्य नहीं कहलाते। तो चलो देखते हैं वाक्य। हम जानते हैं कि भाषा से विचारों का आदान प्रदान होता है ना। भाषा से विचारों का, हमारे जो मन के विचार है वो हम हमारी गुजराती भाषा, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा है ना, तमिल भाषा, कोई भी भाषा में हम वह बोल सकते हैं। फिर हम हमारे विचार सामने वाले को सुना सकते हैं, तभी वह विचार एक दूसरे के पास पहुंचते हैं। तो विचारों का आदान प्रदान होता है किससे? तो भाषा से। कुछ भी कहने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता होती है। हमारे शब्द भंडार में बहुत से शब्द होते हैं ना, जैसे डिक्शनरी, शब्द भंडार यानी कि डिक्शनरी। हम हिंदी में सारे शब्द जानते हो तभी हम उस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे गुजराती में सारे शब्द जानते हैं तो गुजराती का प्रयोग कर सकते हैं वाक्य बनाते समय। इंग्लिश में तो इंग्लिश की डिक्शनरी हमें पता होनी चाहिए, कौन से वर्ड कहाँ यूज़ करने हैं, है ना। तो हमारे शब्द भंडार में बहुत से शब्द होते हैं, उन्हीं का सहारा लेकर हम अपनी बात कहते हैं। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना के बारे में सोचते हैं या बातें करते हैं तो एक एक शब्द में पूरी बात नहीं कहते हैं ना। जब भी हम किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना के बारे में सोचते हैं तो हम एक एक शब्द में पूरी बात नहीं कह सकते। तो पूरा अर्थ व्यक्त करने के लिए केवल शब्द अपर्याप्त होते हैं, कम पड़ते हैं, है ना। तो मान लीजिए कि आपको इस चित्र के बारे में कुछ कहना है। चित्र देखते ही आपके मन में ये शब्द आ सकते हैं, माँ, बेटी, प्यार। 3 कैरेक्टर है, एक भाव है, 2 कैरेक्टर है ना। एक माँ है, एक बेटी, और उन दोनों के बीच क्या हो रहा है वो दिखाई दे रहा है कि एक दूसरे को वह प्यार कर रहे हैं। तो इन 3 शब्द से हमें पता चलता है कि इस चित्र में क्या कहते हैं। फिर हम इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं, अगर इस चित्र के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो हमें बहुत सारे शब्द इकट्ठा करके वाक्य बनाने पड़ते हैं, तब हम हमारे मन के विचार किसी को कह सकते हैं। तो शब्दों का, परंतु क्या होता है कि इन शब्दों का कहने के लिए, लिखने के लिए पूरी बात हमें स्पष्ट होनी चाहिए। परंतु क्या केवल इन शब्दों को कहने या लिखने से पूरी बात स्पष्ट हो जाती है? ये शब्द पूरी बात नहीं बता पा रहे हैं। जानते हैं क्यों? कौन कौन से शब्द देखे? तो माँ, बेटी और प्यार, है ना। तो हमें इससे पूरी बात स्पष्ट नहीं होती है क्योंकि वह शब्द है, फक्त सिर्फ शब्द ही होते हैं, है ना। तो शब्द से हमें कुछ भी पता नहीं चलता। हम विचार कर लेते हैं लेकिन कह नहीं सकते। अगर शब्द का भंडार हमारे पास नहीं होता है, वाक्य नहीं होते हैं, तो हम किसी को कोई भी बात हम बता नहीं सकते, क्योंकि ये शब्द व्यवस्थित रूप में नहीं है। शब्दों को व्यवस्थित रूप देने से ही वाक्य बनते हैं। शब्दों को क्या करना पड़ता है? व्यवस्थित रूप देना पड़ता है। सेंटेंस को अच्छी तरह से फॉर्म करना पड़ता है, जो पूरा अर्थ देते हैं उसका कुछ अर्थ निकलता हो। जैसे इन शब्दों से वाक्य बनेगा, माँ बेटी को प्यार कर रही है। पहले हमने देखा माँ, बेटी और प्यार, 3 शब्द है ना। 3 शब्द से कुछ पता चला नहीं ना। तो अब हम वाक्य बनाते हैं कि माँ बेटी को प्यार कर रही है, तो ये शब्द उचित है, ये वाक्य उचित है ना। हाँ, तो उसी प्रकार से शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ व्यक्त करे उसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं बच्चों? तो शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो पूरा अर्थ व्यक्त कर सके और सामने वाला समझ सके। ऐसे अर्थपूर्ण वाक्य को हम अर्थपूर्ण समूह को हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं वाक्य के अंग। दिए गए वाक्यों में कोई ना कोई काम हो रहा है। हमें यहाँ पे कुछ नीचे चित्र दिए हुए हैं, उसमें कोई ना कोई काम हो रहा है। काम को करने वाले और उनके द्वारा किए जा रहे कामों को समझिए। चलो समझते हैं। तो यहाँ पर देखो 4 चित्र दिए हैं। उसमें है एक, मयंक ने पुस्तक पढ़ी। मयंक ने पुस्तक पढ़ी।
दूसरा चित्र है कुत्ता सड़क पर चल रहा है। कुत्ता सड़क पर चल रहा है। तीसरा है शिक्षिका बच्चों को गाना सिखा रही है। और चौथा है खेतों में फसल लहलहा रही है। तो ये 4 वाक्य हुए। प्रत्येक वाक्य में किसी के बारे में कुछ बताया गया है ना। पहले वाक्य में है मयंक, दूसरे में है कुत्ता, तीसरे में है शिक्षिका, चौथे में है खेत। तो कुछ ना कुछ किसी के बारे में बताया गया है। उद्देश्य क्या है? मयंक के द्वारा किए जा रहे काम के बारे में पुस्तक पढ़ी, वह विधेय वाक्य है। जैसे हमने आगे चैप्टर में देखा उद्देश्य और विधेय वाक्य है ना। तो उद्देश्य क्या रहेगा? मयंक के द्वारा कुछ काम किया गया। कौन सा काम? तो पुस्तक पढ़ने का। तो पुस्तक पढ़ी, वह उसका काम हुआ, तो वह क्या बनेगा? विधेय वाक्य है ना। तो इस आधार पर वाक्य के 2 अंग होते हैं। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। तो पहले देखते हैं उद्देश्य, सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं? तो उद्देश्य में मुख्य कर्ता होता है जो काम कर रहा है खुद, है ना। और उसके साथ कर्ता का विस्तार हो सकता है, अर्थात कर्ता के साथ जुड़े विशेषण आदि अन्य शब्द हो सकते हैं। फिर विधेय क्या होता है? प्रेडिकेट। तो विधेय में कर्म और कर्म का विस्तार अर्थात क्रिया आदि होते हैं। ठीक है, तो उद्देश्य और विधेय में समझ में आया। ओके, आगे देखते हैं उद्देश्य विधेय। कुछ उदाहरण है यहाँ पे देखो। कर्ता, कर्म प्लस क्रिया, ऐसे हम वाक्य बना सकते हैं। तो वाल्मीकि ने रामायण लिखी, यहाँ पे आपको अलग अलग करके दिया है। उद्देश्य क्या रहेगा? वाल्मीकि के द्वारा कुछ काम किया गया है। कौन सा काम? तो रामायण लिखने का। तो विधेय क्या होगा? रामायण लिखी, है ना। कर्म और क्रिया, कर्म क्या है? रामायण, और क्रिया लिखने की। ठीक है, कर्ता वाल्मीकि, समझ में आ रहा है। ओके, दूसरा है महर्षि वाल्मीकि ने रामायण नामक पुस्तक लिखी। अब देखो यहाँ पर कर्ता का विशेषण है महर्षि, प्लस कर्ता भी है वाल्मीकि, है ना। फिर यहाँ पे विधेय वाक्य में क्या क्या है? तो रामायण कर्म है, प्लस कर्म का विस्तार किया, नामक पुस्तक, वह कर्म का विस्तार है। कौन सी? रामायण नामक पुस्तक, रामायण नाम की पुस्तक, और लिखी मतलब क्रिया हुई। ठीक है, तो आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण नामक पुस्तक आश्रम में रहकर लिखी। देखो, तीनों वाक्य एक ही क्रिया सूचित कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग कर्ता, कर्म, कर्म का विस्तार, कर्ता का विस्तार उनके साथ भी लिखा गया है। तो आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने, तो कर्ता है, कर्ता का विस्तार भी किया गया है, प्लस कर्ता भी है। ठीक है, तो रामायण नामक पुस्तक आश्रम में रहकर लिखी, कर्म और कर्म का विस्तार और क्रिया, ये फॉर्मेशन आपको याद रखना है। ठीक है, तो नीचे दिए गए वाक्यों में एक बार उद्देश्य और विधेय को ध्यान से देखिए। मैं मॉल जाकर कपड़े ले आया। चाचा जी का बड़ा कुत्ता रात भर भौंकता रहा। तुम और सुबोध मिलकर तैयारी करो। यहाँ पे क्या दिया है? ये उद्देश्य और विधेय अलग अलग करके आपको समझाया गया है। ठीक है, अब देखते हैं। तो उपर्युक्त वाक्यों में उद्देश्य पहले आया है और विधेय बाद में। कुछ वाक्यों में उद्देश्य अंत में भी आता है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर, कल कहाँ रहे आप, वह क्या हुआ? उद्देश्य है ना, कर्ता हुआ। फिर उद्देश्य आप वाक्य के अंत में है। आपके लिए आ जाएगी मेरी गाड़ी उद्देश्य हुआ, वाक्य के अंत में आया। ठीक है, तो कुछ वाक्य में उद्देश्य क्या होता है? तो अंत में भी आ सकता है। कभी कभी वाक्यों में उद्देश्य अनुपस्थित रहता है, परंतु वाक्य के अर्थ के अनुसार उसकी उपस्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। मतलब एब्सेंट दिखा रहा है, लेकिन उसका अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे रात होते ही सो जाना, मतलब हम यहाँ पर कुछ मिसिंग कर रहे हैं ना, अनुपस्थिति दिखा रहा है। फिर है वहाँ बैठिए, दूसरों की सहायता करनी चाहिए। तो यहाँ पर कुछ वर्ड जो है, कुछ शब्द जो है वह अनुपस्थित है। तो पहले वाक्य में कौन सा वर्ड रहेगा? तो रात होते ही तुम सो जाना, तुम शब्द जो है वो अनुपस्थित है, तो उसका हम अनुमान लगा सकते हैं। फिर दूसरे वाक्य में वहाँ बैठिए दिया हुआ है, तो किसको? तो आप,
आप वहाँ बैठिए, ऐसे शब्द यहाँ पर अनुपस्थित है, तो उसकी उपस्थिति का हम अनुमान लगा सकते हैं। हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए, है ना। तो जो वाक्य में अनुपस्थित है वह उसका हम अनुमान लगाकर वाक्य समझ सकते हैं। वाक्य के भेद देखते हैं। तो वाक्य अनेक प्रकार के होते हैं। रचना और अर्थ के आधार पर वाक्य के विभिन्न भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रचना के आधार पर, फिर बाद में हम देखेंगे अर्थ के आधार पर, ठीक है। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बच्चों? तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सबसे पहले देखते हैं सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस, है ना। फिर यहाँ पे समझते हैं सरल वाक्य क्या है। तो जिन वाक्यों में केवल एक ही क्रियापद होता है, जिन वाक्यों में केवल एक ही क्रियापद होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे फूलों की घाटी देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। गिलहरियाँ बगीचे में दौड़ रही थी। हम सभी नदी के किनारे बैठे थे। तो ये सारे सिंपल सेंटेंसेस हुए, है ना। एकदम सरल वाक्य में हम इसको देख सकते हैं। अब देखते हैं संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य क्या होता है बेटा बच्चों? तो जिन वाक्यों में एक से अधिक स्वतंत्र सरल वाक्य योजकों द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। योजक शब्द जो है उसके द्वारा हम उसको जोड़कर संयुक्त वाक्य बना सकते हैं। तो योजक शब्द कौन कौन से हैं? चलो देखते हैं। पलाश भीग गया था इसलिए उसे बुखार हो गया। तो बच्चों देखो यहाँ पर इसलिए शब्द जो है वो योजक कहलाता है ना। योजक शब्द मतलब एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है, दो वाक्य को जोड़ने का काम करता है। दो वाक्य जोड़कर एक पूरा वाक्य बनता है। सुमित ने चारपाई तो उठाई लेकिन उसे सही जगह नहीं रखा। देखो यहाँ पर भी दो वाक्य को जोड़ने का काम कौन से योजक शब्द ने किया है? तो लेकिन शब्द ने, ठीक है। जल्दी चलो नहीं तो रात हो जाएगी, है ना। नहीं तो शब्द योजक शब्द है। आगे देखते हैं तो मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य क्या होता है? तो मिश्र वाक्य भी एक से अधिक सरल वाक्यों से बनता है, परंतु उनमें एक उपवाक्य मुख्य होता है। उपवाक्य जो होता है वह मुख्य होता है और शेष गौण उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं, मतलब उसके ऊपर आधारित होते हैं। जैसे नानी ने कहा था कि वे हमें जूस पिलाएगी। नानी ने कहा था, ये शब्द यहाँ पर देखो तो ये मुख्य वाक्य है, उपवाक्य है। तो क्या पिलाने की बात की है, किसके ऊपर आधारित है? हमें वह जूस पिलाएगी। फिर दूसरा है, जो किताब आपने मुझे दी थी मैंने पढ़ ली जो वाक्य है वह उपवाक्य है, मुख्य वाक्य है। मोनिका की वह साइकिल खो गई जो मामा जी लाए थे। तो मोनिका की वह साइकिल खो गई वह उपवाक्य है, उसके ऊपर आधार कौन रखता है? जो मामा जी लाए थे। आज सड़कों पर भी भीड़ थी क्योंकि कल त्योहार है। आज सड़कों पर भी भीड़ थी वह उपवाक्य है। इन वाक्यों में रंगीन उपवाक्य मुख्य उपवाक्य है क्योंकि उनका अर्थ प्रधान है, वह मुख्य वाक्य है ना। दूसरे गौण उपवाक्यों की सार्थकता इसी पर निर्भर है, एक दूसरे के साथ आधारित है। मुख्य उपवाक्य स्वतंत्र अर्थ देते हैं, जबकि गौण वाक्य उपवाक्य जो होते हैं वो अपने अर्थ के लिए उस पर आश्रित है, आधार रखते हैं, इसलिए उसे आश्रित गौण उपवाक्य भी कहा जाता है। मिश्र वाक्य में उपवाक्यों को की, जो, जहाँ, जिसने, जैसा, क्योंकि, अगर, तो आदि अव्ययों से जोड़ा जाता है ना। तो अब देखते हैं दूसरा प्रकार वाक्य के भेद में। हमने सबसे पहले देखे रचना के आधार पर, उसमें 3 प्रकार देखे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। अब देखते हैं अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद है ना। तो कौन कौन से? विधानार्थक, निषेधार्थक, प्रश्नार्थक, इच्छार्थक, आज्ञार्थक, संकेतार्थक, विस्मयार्थक और संदेहार्थक वाक्य। तो एक के बाद हम एक करके देखते हैं। सबसे पहला है विधानार्थक, अफर्मेटिव।
तो ऐसे वाक्य जो किसी वस्तु या स्थिति के बारे में बताते हैं उसे विधानार्थक कहते हैं। किसी वस्तु या स्थिति के बारे में। चलो देखते हैं कौन सी वस्तु या स्थिति हो सकती है। तो मछली तैर रही है, बच्चे हंस रहे हैं, तो यह स्थिति बता रहे हैं, है ना। तो तैरने की स्थिति, हंसने की स्थिति दिखा रहे हैं। अब है वह विधानार्थक वाक्य हुए। अब है निषेधार्थक यानी कि नेगेटिव फॉर्म। तो ऐसे वाक्य जो किसी कथन का निषेध यानी कि मना करते हैं, जैसे लड़ाई मत करो। मत करने की मतलब लड़ाई नहीं करने की बात है। सड़क साफ नहीं है, सड़क साफ नहीं है। ये जो नेगेटिव सेंटेंस है वह निषेधार्थक वाक्य कहलाते हैं। प्रश्नार्थक यानी कि इंटरोगेटिव, ऐसे वाक्य जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे तुम कहाँ छिपे हो। तो कहाँ शब्द यहाँ पर प्रश्नार्थ के लिए उपयोग कर सकते हैं। तुम शब्द क्या कर रहे हो, तो क्या शब्द भी हम यहाँ प्रश्न वाक्य के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर है इच्छार्थक यानी कि डिजायरेटिव। तो ऐसे वाक्य जिसमें इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद व्यक्त किया गया हो, जैसे हमेशा सुखी रहो। कोई हमें बड़ा आशीर्वाद देता है ना, तो वह अपनी इच्छा से आशीर्वाद देता है ना, तो इच्छार्थक वाक्य कहलाते हैं। नए साल की शुभकामनाएं, किसी को हम शुभकामनाएं देते हैं, किसी को हम कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं, है ना। ये सब इच्छार्थक वाक्य, डिजायरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। फिर है आज्ञार्थक, इम्परेटिव। ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा, आदेश या अनुरोध व्यक्त किया गया हो, जैसे कि कूड़ा बगीचे में मत फेंको। तो किसी ने कुछ आज्ञा दी है कि ऐसा नहीं करना है ना, तो ये आज्ञार्थक वाक्य हुआ। कल देर से मत आना, मतलब कोई हमें आदेश दे रहा है कि कल सही टाइम पे ही आपको आना है, ठीक है, तो ये आज्ञार्थक हुआ। आगे देखते हैं तो संकेतार्थक, इंडिकेटिव। ऐसे वाक्य जिनमें दो सरल वाक्य किसी शर्त या कारण से जुड़े होते हैं, जैसे अगर बारिश हुई तो खूब फसल होगी। अगर तो ऐसे जो है सरल वाक्य किसी शर्त या कारण से जुड़े होते हैं। अगर होगी बारिश तभी फसल खूब अच्छी होगी, है ना, तो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यदि तुम व्यायाम करोगे तो ही स्वस्थ रहोगे, है ना, अगर व्यायाम करोगे तो ही स्वस्थ रहोगे। तो ये संकेतार्थक हुए। विस्मयार्थक तो एक्सक्लेमेटरी। ऐसे वाक्य जिनमें आश्चर्य, हर्ष, घृणा, शोक आदि भाव व्यक्त किए गए हो, जैसे अरे, फिर देखो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क है यानी कि विस्मयार्थक चिन्ह है। और ये जो विस्मयार्थक जो चिन्ह होता है और जो शब्द प्रयोग करते हैं, अरे, वाह, शाबाश, है ना, तो ये वाक्य से पहले ही आगे ही आता है, ये याद रखना है आपको। तो शाबाश, अच्छा काम किया, देखो। और ये जो चिन्ह है वह लगाना भूलना मत, है ना, ये लगाना ही पड़ता है और वाक्य के शुरुआत में ही आते हैं ऐसे विस्मयार्थक शब्द, ठीक है। संदेहार्थक, प्रिजम्पटिव। तो ऐसे वाक्य जिनके काम के होने में संदेह व्यक्त किया गया हो, जैसे कि लगता है आज वर्षा होगी, मतलब होगी भी और नहीं भी होगी, ये कुछ शंका का स्थान हमें दर्शा रहा है। शायद बिल्ली बाहर रह गई है, हमें किसी की बात का कुछ पता न हो तो हम शायद ऐसे शब्द प्रयोग कर सकते हैं, तो ये संदेहार्थक वाक्य हुए। तो बच्चों, आज हमने जाना कि शब्दों के ऐसे मेल को वाक्य कहते हैं जो पूर्ण अर्थ का बोध कराए, है ना, जो पूर्ण अर्थ हमें बताए उसका जो बोध कराए, ऐसे शब्द वाक्य कहलाते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, कौन कौन से? एक तो उद्देश्य यानी कि कर्ता, और विधेय यानी कि कर्ता के साथ क्या होता है, जो उसकी क्रिया होती है वह विधेय में आता है ना। फिर है वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए वह विधेय कहलाता है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद देखे हमने, कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। फिर अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद देखे, विधानार्थक देखा, निषेधार्थक, प्रश्नार्थक, इच्छार्थक, आज्ञार्थक, संकेतार्थक, विस्मयार्थक और संदेहार्थक, है ना। तो ये इन सभी के प्रयोग से हम वाक्य बना सकते हैं। तो बच्चों, इस वाक्य चैप्टर में आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।